नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज हम लोग पिछड़ा वर्ग के OBC, जो हमारे समाज में पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। पिछड़ा वर्ग भारतीय सरकार की इमारत अन्य पिछड़ा वर्ग OBC एक वर्ग है। यह सामान्य वर्ग यानी जनरल में ही सम्मिलित होता है, पर इसमें आने वाले कास्टें गरीबी और शिक्षा के रूप में पिछड़ी होती हैं। यह भी सामान्य वर्ग का भाग है, जो जातियां वर्गीकृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त एक सामूहिक शब्द है। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ साथ भारत की जनसंख्या के कई सरकारी वर्गीकरण में से एक है। भारतीय संविधान में OBC सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में वर्णित किया जाता है और भारत सरकार उनके सामाजिक और शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए है। उदाहरण के लिए OBC सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 27% आरक्षण के हकदार हैं। जातियों और समुदायों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक कारकों के आधार पर जोड़ा या हटाया जा सकता है और इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता भारतीय मंत्रालय द्वारा बनाए रखा OBC की सूची गतिशील है। 1985 तक पिछड़ा वर्ग के मामलों में गृह मंत्रालय में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के बाद देखा गया था। कल्याण की एक अलग मंत्रालय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों के लिए भाग लेने के लिए सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय को 1985 में स्थापित किया गया था। अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय आयोग के कल्याण के लिए गठित 2 संस्थानों से संबंधित है। दिसंबर 2018 में OBC उपजातियों के उपवर्गीकरण के लिए आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्गों को OBC के रूप में वर्गीकृत सभी उपजातियों के 25% जातियां ही OBC आरक्षण का 97% फायदा उठा रही है, जबकि कुल OBC जातियों में से 37% में शून्य प्रतिनिधित्व है। मंडल आयोग OBC का उपवर्गीकरण संदर्भ अंतर्राष्ट्रीय संबंध। सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग समाधान या समस्या। पिछड़ा वर्ग का समाधान या समस्या। 30 नवंबर 1948 को संविधान सभा में TT कृष्णामाचारी ने खड़े होते हुए कहा था, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि भारत के लिए किन नागरिकों को पिछड़ा समुदाय कहा जाए। गौरतलब है कि उस दिन संविधान सभा में इस बात को लेकर बहस चल रही थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा वे कौन ऐसे वर्ग हैं जिन्हें राज्य द्वारा विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज 7 दशकों के बाद भी हम सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि पिछड़ा वर्ग कौन है और कौन नहीं। इस असफलता का ही परिणाम है कि आज सामाजिक तौर पर मजबूत और समृद्ध वर्ग भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए लामबंद दिख रहे हैं। लोकसभा ने पिछड़ा वर्ग के लिए नया राष्ट्रीय आयोग बनाने के लिए 123वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से बनाया जा रहा यह आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह लेगा। आरक्षण पर रार का समाधान तलाशता यह आयोग कैसे और अधिक समस्याओं को जन्म दे रहा है, यह देखने से पहले हम इसके उद्देश्यों पर गौर तलब करते हैं। सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग के उद्देश्य। उल्लेखनीय है कि इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग एक पुरानी मांग थी। इस मांग के पीछे एक बड़ा आधार यह था कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की तरह पिछड़ा वर्ग आयोग को समस्याएं सुनने और उनका निपटारा करने का अधिकार नहीं था। शायद इसीलिए
तमाम आरक्षित पदों पर नियुक्तियां न किए जाने संबंधी शिकायतें दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की तैयारी यह बताती है कि सरकार इस आयोग को वैसा ही स्वरूप देना चाहती है जैसा अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को प्राप्त है। आयोग के गठन का आधार इस आयोग से संबंधित समस्याओं को हम तभी समझ सकते हैं जब हम इसके गठन की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझते हों। अतः पहले इसकी संरचना को समझते हैं। जाहिर है, जैसे ही सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक कानून की शक्ल लेगा, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय बन जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस संशोधन के माध्यम से संविधान में की जा रही नई प्रविष्टि अनुच्छेद 338 बी, अनुच्छेद 338 और 338 ए के ही समान है। विदित हो कि अनुच्छेद 338 और 338 ए में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप ही अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का निर्माण किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का उल्लेख किया गया है और इसके आधार पर ही 1935 से 1955 में काका कालेकर आयोग का व 1978 से 80 में मंडल कमीशन का गठन किया गया था। 123वें संशोधन ने पिछड़े वर्गों के अनुच्छेद 340 से संबंधित सभी पृष्ठों को रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधानों को करीब ला दिया है। क्यों यह आयोग समाधान कम समस्या अधिक है? अब जब इस 123वें संविधान संशोधन के माध्यम से पिछड़ा वर्ग आयोग को उन प्रावधानों के सापेक्ष संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया जा रहा है जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बने हुए हैं, तो तमाम तरह की समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही हैं। पिछड़ों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति को एक ही तराजू में तौलना जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। भारत के ऐतिहासिक प्रवृत्तियों पर नज़र डालें तो पिछड़े वर्गों के तहत आने वाली जातियों ने भी अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंध रखने वाले लोगों का शोषण और दमन किया है। जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग दलितों एवं आदिवासियों पर किए जाने वाले अत्याचारों का संज्ञान लेता है और उचित कार्रवाई का निर्देश देता है, ठीक उसी तरह नया पिछड़ा आयोग भी पिछड़ी जातियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचार और शोषण करने वाले लोगों की खबर लेगा। अब यदि मान लिया जाए कि दोनों ही पक्ष किसी शोषणकारी घटना में शामिल होते हैं और दोनों ही आयोग इसका संज्ञान लेते हैं, तो क्या दो संवैधानिक निकायों में टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी? हालांकि अनुच्छेद 338 बी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को ही मुख्य विषय के तौर पर शामिल करता है, जबकि यह व्यवहार में पिछड़े वर्गों के विकास से संबंधित मुद्दों और अनुसूचित जातियों जनजातियों के साथ किए गए भेदभाव और अस्पृश्यता दोनों ही मुद्दों पर ही एक तरह से विचार करेगा, जो बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन एक बड़े तबके को विरासत में प्राप्त हुई है और आज भी ये भेदभाव के शिकार हैं। अतः इन वर्गों के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाने की मांग वर्षों से होती आ रही है, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अपने पिछड़ों के कल्याण के लिए एक ही मंच का इस्तेमाल करना उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों की ही सामाजिक, राजनैतिक, यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति भी अलग अलग रही है। अतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के तर्ज पर ही सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाते समय हमारे नीति निर्माताओं को दोनों ही बिंदुओं पर अलग अलग दृष्टिकोण से विचार करने वाली व्यवस्था का निर्माण करना होगा और इसके लिए समुचित प्रावधानों का आवश्यकता होगी। निष्कर्ष: गौरतलब है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य समाज के बहिष्कृत तबके को समान नागरिकता की मजबूत गारंटी देना था, लेकिन आज आरक्षण पर विवाद इसलिए है क्योंकि हम इसे एक कल्याणकारी कार्यक्रम मान बैठे हैं। जहाँ तक समाज के कुछ तबकों द्वारा आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए आरक्षण की मांग किए जाने का सवाल है, तो यह जान लेना आवश्यक है कि आरक्षण आर्थिक समानता बहाल करने की ही नहीं,
बल्कि मूलतः सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का यंत्र है। हालांकि सभी जाति समूहों में तेजी से बढ़ रही आर्थिक असमानता एक अलग तरह की चुनौती है और इस विभेदीकरण से निपटने के लिए कुछ और ही कदम उठाने होंगे, जैसे सरकारी नौकरियों पर निर्भरता कम करना, निजी क्षेत्र में रोजगार सुरक्षा बहाल करना इत्यादि। आदिवासी एवं दलित तथा पिछड़ा वर्ग की जातियों में फर्क करना आवश्यक है, क्योंकि आज भी दोनों की सामाजिक स्थिति में महत्वपूर्ण अंतर है। पिछड़ेपन की सपाट भाषा में भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार की भिन्नताएं दबकर रह जाती हैं। अतः इस आयोग को ओबीसी बनाम एससी एसटी की लड़ाई बनने से बचाना होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।